हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएसई 145 का यूनिट 8 ऑटोनॉमी मूवमेंट। ओके जी। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है जितना भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑटोनॉमस मूवमेंट हुए हैं, स्टेटहुड मूवमेंट हुए हैं, इंसर्जेंसी हुई है, उन सबको पढ़ेंगे। तो भाई देखो, कुछ भी नया नहीं है इस चैप्टर में। अगर आपने बीपीएससी 104 पढ़ी हुई है, उसके अंदर मैंने आपको यूनिट 6 आई थी, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8, जहाँ पे ऑटोनोमस मूवमेंट, इंसर्जेंसी, स्टेटहुड मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट पढ़ाए थे। तो उन्हीं के कुछ मूवमेंट्स उठा के इस बुक के अंदर डाले गए हैं और वही चीजें आपको पढ़ाई गई है। तो मैं तो इतनी पागल हूं नहीं कि आपको एक टॉपिक बार बार पढ़ाऊंगी, मतलब एक टॉपिक का कंटेंट बार अलग अलग पढ़ाऊंगी। एक टॉपिक अगर एक कंटेंट दे दिया है तो मैं उसी को ही रिपीट करती हूँ। अगर नागा इंसर्जेंसी हमने बीपीएससी 104 के अंदर पढ़ ली थी, तो वही चीज हम किसके अंदर पढ़ेंगे, बीपीएससी 145 के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर थोड़ा अलग कंटेंट मिलेगा, वो मतलब लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है, बट बेसिक बात सबकी एक ही रहती है। ठीक है। तो हम अपना बीपीएससी 104 का ही कंटेंट उठा के इसके अंदर डालने वाले हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 8 को, जहाँ पे हम ऑटोनॉमी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हमारा चैप्टर होने वाला है, पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमस मूवमेंट होता क्या है, देन उसके बाद क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, मतलब ऐसे क्या क्या चीजें हैं, ऐसे क्या गुण है, या गुण बोले या फीचर्स बोले, जिसको हम देख कर बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑटोनॉमस मूवमेंट है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स, ऑटोनॉमस मूवमेंट के फॉर्म्स कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इंसर्जेंसी, कितनी इंसर्जेंसी हुई है, कौन कौन से स्टेट के अंदर। हिली स्टेट मूवमेंट, इजली स्टेट मूवमेंट, ये क्या था, ये कहाँ पे हुआ था। बोडो मूवमेंट, ये क्या था, ये देखने वाले। तो हमारे सारे टॉपिक होने वाले। तो करते हैं स्टार्ट अपने इस चैप्टर को। तो इंट्रो क्या बोलता है? इंट्रो बोलता है कि ऑटोनॉमस मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन होता है, किसका, एक रीजन के लोगों का। ठीक है। एक रीजन के लोग क्या करते हैं, एक कलेक्टिव एक्शन लेते हैं कि देखो भाई हमको क्या चाहिए, हमको इतनी ऑटोनॉमी चाहिए कि हम अपने अफेयर्स क्या कर सके, खुद मैनेज कर सके। ठीक है। मतलब जो भी हमारी सारे डिसीजन है, सारे एक्शन है, वो खुद ले, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ये कौन करते हैं, और यहाँ के लोग डिमांड करते हैं कि हमको इतनी ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी मतलब पावर दो। ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, पावर दो। तो ये लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको इतनी ऑटोनॉमी दो कि हम अपने रीजन, अपना जितना भी यहाँ का सिस्टम है, पूरी चीजें हम खुद अपने आप संभाल सके। ये जो ऑटोनॉमी होती है अलग अलग स्पेयर में मानी जाती है। इनके आइडेंटिटी के अलग अलग स्पेयर में मांग सकते हैं, कल्चर ऑटोनॉमी मांग सकते हैं, एथनिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, अलग अलग स्पेयर में क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी की। इनको चाहिए लेजिस्लेटिव पावर, मतलब ये चाहते हैं कि हम अपने खुद के लॉ खुद बनाए। ठीक है। हम अपने डिसीजन खुद एग्जीक्यूट करें। ठीक है। खुद डिसीजन ले, खुद क्या करें, अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करें। तो सिंपल सी बात बोले कि इनको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर चाहिए। ठीक है। अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ऑटोनॉमी जो होती है वो डिमांड करी जाती है क्रिएट करने के लिए, क्या, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस सच एज अ रीजनल, डिस्ट्रिक्ट एंड टेरिटोरियल काउंसिल, इनको चाहिए होती है अलग से, जहां पे ये अपनी खुद की सारी चीजों को क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है। तो ये पूरा ऑटोनॉमस मूवमेंट होता है। सिंपल बोले, एक ऐसा मूवमेंट जहां पे डिमांड करी जा रही है ऑटोनॉमी की, पावर की, हमको इतना पावर दो कि हम अपना खुद का लॉ बना सके और उन लॉ को खुद ही इम्प्लीमेंट कर सके। समझे? आगे चलते हैं, फीचर्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, ऑटोनॉमी मूवमेंट है। तो कुछ ऑटोनॉमी जो मूवमेंट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कुछ गोल के साथ कि हमको क्या चाहिए, अपना अलग से स्टेट चाहिए, एक स्टेट से बाहर निकल के, मतलब जिस स्टेट में वो करंटली रह रहे हैं उस स्टेट से बाहर निकल के उनको क्या चाहिए, अपना अलग स्टेट चाहिए। ठीक है। लेकिन जो ये मूवमेंट होते हैं, यहाँ पे जो इनकी डिमांड होती है वो ये होती है कि या तो फिर तुम हमको ये डिमांड पूरी करो, या फिर इसी स्टेट के अंदर रहकर हमको क्या दो, ऑटोनॉमी दो। ठीक है। जैसे हम केस पढ़ते हैं किसका, मेघालय। मेघालय जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था, उनका एक गोल था कि हमको अपना अलग से क्या दो, स्टेट दो। आसाम से निकाल के हमको अपना एक मेघालय बनाकर दो। ये किसका डिमांड था, मेघालय का डिमांड था कि हमको अलग से असम से निकाल कर कहाँ पे दो, अलग से एक देश, स्टेट बना के दो, मेघालय। ठीक है। अब फीचर्स की बात करते हैं, ऑटोनोमस मूवमेंट के कौन कौन से फीचर है। तो पहला तो क्या है, देखो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि देखो भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज को लेकर, हमारे इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल स्पेयर में और किसी भी स्पेयर में हो सकता है। उनको लगेगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, उनके कल्चर को इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया जा रहा है, या इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, उनको सोशली इतना एक्टिव नहीं है उस सोसाइटी के अंदर। ठीक है। और उनको बहुत ही एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से,
इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें रीज़न हो सकती है जिनके बेस पर उनको लग रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो वो डिमांड करेंगे कि हमको अलग से स्टेट बना के दो जहाँ पे हम अपने खुद की नीड्स को खुद फुलफिल कर सकें, ठीक है, हमको डिस्क्रिमिनेट फील ना हो, ठीक है। दूसरा, जो इनकी डिमांड है वो कौन लेते हैं, मोस्टली सोसाइटी के अंदर मिडिल क्लास इनकी आवाज़ को उठाती है, स्टूडेंट उठाते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब ऑटोनॉमस मूवमेंट की डिमांड को क्या करते हैं, रेस करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। जो ऑटोनॉमी मूवमेंट होता है इनको लगता है कि देखो भाई अगर बाहरी लोग हैं, ठीक है, मतलब इनको लगता है जो बाहर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक्सक्लूड कर सॉरी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइडर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए हमको इतनी पावर दो कि हम अपने रिसोर्सेज को खुद क्या कर सके, मैनेज कर सके, अपने रिसोर्सेज को बचा सके, इतना पावर हमको क्या करो, दो, ठीक है। ये जो एंड फोर्थ फीचर क्या होता है कि इनको लगता है कि देखो भाई हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर इक्वल नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, डिसीजन के अंदर इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमको क्या दो, अलग से स्टेट बना के दो या इतनी ऑटोनॉमी दो कि हमारे डिसीजन खुद ले सके। ओके, इनको लगता है जो इनका कल्चर है, इनका जो लैंग्वेज है उसको इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई डोमिनेंट लैंग्वेज इनके ऊपर इम्पोज करी जा रही है, तो इसलिए इनको क्या चाहिए, अलग से अपना स्टेट चाहिए जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को रिकॉग्नाइज कर सके। ऑटोनॉमस मूवमेंट मोस्टली किसके अंदर होता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। ये सभी हमारे फीचर्स है किसके, ऑटोनॉमस मूवमेंट के। एक दो फीचर आप याद रख लेना, पहले आपको क्या लिखना है, ऑटोनॉमस मूवमेंट कौन से मूवमेंट्स होते हैं, देन उसके बाद ऑटोनॉमस के फीचर्स बताने, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी ऑटोनोमस मूवमेंट होते हैं वो देखते हैं। तो कितने टाइप्स के ऑटोनोमस मूवमेंट हुए, देखो ऑटोनॉमी जो डिमांड करी है वो उन्होंने अलग अलग फॉर्म में करी है। कुछ जो स्टेट है उन्होंने डिमांड करी है हमको अलग से स्टेट बना के दो, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि देखो भाई हमको कोई अलग से देश नहीं चाहिए, हम एक स्टेट के अंदर रहना ही नहीं चाहते, हमको अलग से स्टेट चाहिए, अलग से राज्य बना के दो। जैसे नागालैंड के अंदर नागालैंड ने, मणिपुर ने क्या करी थी, डिमांड करी थी कि हमको अलग से क्या चाहिए, अपना राज्य चाहिए, ठीक है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड यूटी, ये क्या डिमांड करते हैं कि देखो भाई हमको अलग से स्टेट बना के दो नया, या फिर हमको यूटी बना दो, ठीक है, जैसे मिजोरम और मेघालय का डिमांड हो गया। क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल, ये क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको स्टेट के अंदर ही रहना है भाई, हमको अलग से राज्य नागालैंड मणिपुर के अंदर, सॉरी नागालैंड मिजोरम के जैसा अलग से कोई स्टेट नहीं निकलना है, ठीक है, हमको एक अलग से राज्य नहीं बनाना है, जिस स्टेट के अंदर है ठीक है, लेकिन हमको इतना पावर दो जितना ही स्टेट के पास पावर है, ठीक है, हम यहीं पे रह लेंगे लेकिन पावर हमको अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज करने का इतना पावर दो कि हमारी स्टेट खुद से एक गवर्नमेंट हो, ठीक है। जिसे बोधो मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नागा इंसर्जेंसी। तो पहली इंसर्जेंसी कौन सी है, नागा इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागा इंसर्जेंसी सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर सबसे पुरानी इंसर्जेंसी कौन सी है, नागा इंसर्जेंसी। इसको मदर बोला जाता है सभी इंसर्जेंसी की, तो सबकी मम्मी कौन, नागा इंसर्जेंसी। इंडिया के अंदर सबकी मम्मी नागा इंसर्जेंसी है, ठीक है, मतलब सॉरी सबकी सभी इंसर्जेंसी की मम्मी कौन है, नागा इंसर्जेंसी है, ठीक है भाई। अब हुआ क्या था, ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी 20 सेंचुरी के अंदर, सेकंड डिकेड के अंदर, ठीक है, मतलब 1920s के टाइम पे ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई थी, 1940s 1920s के टाइम पे, ठीक है। अब होता क्या है कि 1918 के अंदर नागा जो है वो क्या करते हैं, अपना एक क्लब फॉर्म करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नागा क्लब बोलते हैं। सिंपल मैं आपको क्या बता रही हूँ, याद रखो भाई, देखो नागा इंसर्जेंसी क्या है, सबसे ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है। दूसरा, जो नागा है वो क्या करते हैं, अपना एक क्लब फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं नागा क्लब, ठीक है। कब, 1918 के अंदर, ठीक है। अभी इतना ही बताया है भाई, ध्यान की तरह इधर अपना ध्यान रखो, कान खोल के सुनो, सारी चीजें समझ में आएगी, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखकर आनी है। ओके, 1929 के अंदर नागा क्लब क्या करता है, डिमांड करता है सॉवरेनिटी की, कि हमको क्या चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए, इतना पावर चाहिए कि हम अपने डिसीजन खुद ले सके। कब, समन कमीशन के बाद, 1929 में जब समन कमीशन हुआ था तो उसके बाद उन्होंने डिमांड करी किसकी, सॉवरेनिटी की। तो 1949 के अंदर जो नागा क्लब है वो डेवलप कर जाता है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नागा नेशनल काउंसिल, क्या बोलते हैं, नागा नेशनल काउंसिल। तो नागास ने पहले क्या करा, अपना एक क्लब फॉर्म करा जिसको क्या बोलते हैं, नागा क्लब बोलते हैं। यही नागा क्लब 1946 के अंदर नागा नेशनल काउंसिल बन जाता है, मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, किसके लीडरशिप के अंडर, आगामी जिप्पो पिंजो के अंदर,
ठीक है, जिनका एम था एक इंडिपेंडेंट नागालैंड फॉर्म करने का। इनका सिर्फ एक ही डिमांड था कि हमको अपना अलग से क्या चाहिए, नागालैंड चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है कि भाई देखो, नागा इंसर्जेंसी भारत की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है। उसको मम्मी बोला जाता है सभी इंसर्जेंसी के। 1918 के अंदर नागास क्या करते हैं, अपनी अलग से एक अपना एक नागा क्लब फॉर्म करते हैं। ये नागा क्लब डिमांड कर रहा था किसकी, सॉवरेनिटी के। का 7 कमीशन के बाद फिर 1946 के अंदर ये नागा क्लब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नागा नेशनल काउंसिल के अंदर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनका एक एम था, आगामी जिप्पो बिंजो ये क्या थे, इनके लीडर थे, और ये डिमांड कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट नागालैंड का। अब 1947 के अंदर एनएनपी मतलब नागा नेशनल काउंसिल क्या करती है, सबमिट करती है एक मेमोरेंडम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहाँ पे डिमांड करते हैं एक किसका, एंटरिम गवर्नमेंट का, कि देखो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट है ठीक है, लेकिन हमको भी एक अंदरूनी सरकार चाहिए। ठीक है, मतलब एक अंदर की सरकार चाहिए नागालैंड के अंदर, जो हमारे मामलों को संभाले। तुम हाँ हो ठीक है, तुम्हारी सरकार है सही है, लेकिन हमको अपनी खुद की सरकार चाहिए। ठीक है, एट द रिजल्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम 9 पॉइंट एग्रीमेंट, ये नागा अकबर हयादरी अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये अकॉर्ड साइन हुआ था कब, जून 1947 के अंदर। कब हुआ था, जून 1947 के अंदर। ये किसके बीच हुआ था, एनएनसी नागा नेशनल काउंसिल और अकबर हयादरी जो कि गवर्नर थे कहाँ के, असम के। इनके बीच में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पे बोला जाता है कि जो नागा है उनकी राइट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और वो फ्रीली अपने लॉस के अकॉर्डिंग अपने आप को गाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इनको इतना वो दे दिया जाता है, पावर दे दिया जाता है। ठीक है भाई, ओके। अब कुछ मंथ के बाद जब नागा अकबर हयादरी एग्रीमेंट साइन हुआ था 9 जून 1947 के अंदर, तो एनएनपी क्या करती है, जो जिप्पो बिंजो था वो डिक्लेयर कर देता है क्या, 14 अगस्त 1947 को नागालैंड एक अलग से देश बोल देता है, नागालैंड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है। तो पहले तो इन्होंने एंट्रीम गवर्नमेंट की वो डिमांड करी। जब इनको लगा कि ब्रिटिश तो भाई अब तो जा रहे हैं, वो तो यूरोप जा रहे हैं अपना बस्ता वगैरह पैक करके, तो इन्होंने क्या बोल दिया, 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को आजाद बना दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब उसी के एक दिन बाद इंडिया क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। भाई इंडिया भी एक देश बन गया है। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो नागा को किसका पार्ट बना दिया जाता है, असम का पार्ट बना जाता है, और असम किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली नागालैंड भी किसके अंदर आ गया, असम के अंदर आ गया, सॉरी इंडिया के अंदर आ गया। ठीक है, अब जो एनएनपी था वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बोला यार हम तो 1980 से अपना क्लब बना के बैठे हैं, 1920 से डिमांड कर रहे हैं किसकी, सॉवरेनिटी की, फिर हमने एंटरिम गवर्नमेंट की, और अभी तो 14 अगस्त को तो हमने घोषित करा है अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट, तो क्यों तुम हम हमको असम के अंदर डाल के और ये इंडिया का पार्ट बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो काउंसिल थी वो एक्सेप्ट नहीं करती है इस चीज को कि हम इंडिया का पार्ट बने। अब पिंजो क्या करता है, आर्म स्ट्रगल लॉन्च कर देता है इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बोलते हैं हमको एक नागा स्टेट अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। अच्छा जी, बोला हाँ ठीक है भाई, ओके। अब क्या होता है, एक शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है 1975 के अंदर, एनएनसी और किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट मतलब इंदिरा गांधी की सरकार के बीच में। ठीक है, अब ये जो अकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि जब 1975 के अंदर शिलोंग अकॉर्ड साइन किया गया है तो एनएनसी जो है उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है, नागालैंड के अंदर बिल्कुल पीस आ गया, नहीं। एक परमानेंट पीस तो नहीं आया, थोड़ी बहुत हरकतें रही, लेकिन फिर भी 2015 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट चाहती है अलग अलग नागा ग्रुप से उनके साथ एग्रीमेंट करती है, एक फ्रेमवर्क लेके आती है, द नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जहाँ पे जितना भी उनका प्रॉब्लम है, जितना भी उनका इशू है, उसको एड्रेस किया जाता है। ठीक है, कि भाई जो भी तुम्हारे इशू है उसको रेस करो, बताओ हमको। तो ये सारा हमारा क्या है, नागा इंसर्जेंसी है। तो क्या पढ़ा तुमने, जल्दी से हमको एक समराइज करके बताओ। तो सबसे पहले नागा इंसर्जेंसी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है, इसको मदर बोला जाता है इंडिया की इंसर्जेंसीज का। देन उसके बाद क्या होता है, डिमांड स्टार्ट होती है नागास की, कब नागा फॉर्म करते हैं 1918 के अंदर अपना खुद का नागा क्लब, और वही नागा क्लब 19 कब 1918 के अंदर फॉर्म हुआ, 1918 के अंदर तो नहीं हुआ था, हाँ 1918 के अंदर ही फॉर्म हुआ था। 1929 के अंदर फिर सिमन कमीशन के बाद वो डिमांड करते हैं सॉवरेनिटी की। देन उसके बाद फिर जो ये नागा क्लब था ये
कन्वर्ट हो जाता है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एनएनसी बन जाता है। उस एनएनसी के लीडर से आगामी जिप्पो पिज़्ज़ो, और फिर वो डिमांड करता है किसकी सॉवरेनिटी की। देन उसके बाद फिर वो एक अकॉर्ड साइन होता है अकबर हयादरी और एनएनसी के बीच में, जहाँ पे उसको पावर दी जाती है, नागास के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक एंटरिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात होती है। फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले वो घोषित कर देते हैं नागालैंड को इंडिपेंडेंट। फिर ये चीज सहन नहीं होती किससे, जिप्पो पिंजो से। फिर एनएनसी क्या करती है, स्ट्रगल कर देती है, आर्म स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर उसके बाद 1975 के अंदर फिर एक अकॉर्ड साइन होता है जिसको शिलोंग अकॉर्ड बोलते हैं। इसे परमानेंट पीस तो नहीं आया, बट थोड़ा बहुत पीस आया। फिर 2015 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट जाती है, उनके सभी इश्यूज को एड्रेस करती है। सिंपल सा ये हमारा नागा इंसर्जेंसी था। ऐसे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगर आप भी वीडियो को रोक के ऐसे जैसे मैं बोल रही थी ना, ऐसे देखोगे ना, सारी चीजें याद हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरी इंसर्जेंसी, मीजो इंसर्जेंसी। तो मीजो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी 1960s में। ये कैसे स्टार्ट होती है, जब एक फॉर्मेशन होता है मीजो नेशनल फामाइन फ्रंट का, ठीक है। इसके लीडर कौन थे, लाल धींगा। लाल धींगा कौन थे, इसके फ्रंट के क्या थे, लीडर थे, ठीक है भाई। अब इनको लगा था कि जो असम की गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो इतने अच्छे से फैमाइन जो असम के अंदर आई है उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो मीजोस थे उनके बीच में क्या हो गया, एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, किसकी, असम गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के प्रतीक, ठीक है भाई। अब मीजो लुशाई हिल जो कि पार्ट था असम गवर्नमेंट का, कब 1972 के अंदर, वो डिमांड कर रहे थे मिजोरम की कि हमको अलग से एक मिजोरम स्टेट बना के दो, ठीक है। मीजो अब ऐसा डिमांड क्यों कर रहे थे, मीजो ऐसा डिमांड क्यों कर रहे थे, तो कि मीजो को लग रहा था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी असम की सरकार है, वो कोई सफिशिएंट स्टेप नहीं ले पा रही है हमको फेमाइन से बचाने के लिए। उनको लगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, असम की सरकार है, वो तो भाई सौतेली माँ की तरह ट्रीटमेंट कर रही है हमारे साथ। एक सौतेली माँ होती है ना कि अपने बच्चे को तो खिला देती है, लेकिन वही वो दूसरा जो बच्चा होता है उसको अच्छे से नहीं खिलाती है, उसका लालन पोषण अच्छे से नहीं करती है, ऐसा उसको लग रहा था कि ये तो सौतेली बन कर रही है हमारे साथ। और तो उनको लगा कि असामी को, असामी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, हमारी लैंग्वेज तो भाई गई कहाँ गई, हमको तो पता ही नहीं चला। बोले ये सब चीजें हमारे फ्यूचर को क्या डाल सकते हैं, खतरे में डाल सकते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, वो तो कहीं रिकॉग्नाइज हो ही नहीं रहा है, सिर्फ हमारे ऊपर थोप दी गई है क्या, असामी लैंग्वेज, ठीक है भाई। अब ये आसाम जो मीजो नेशनल फ्रंट था, ये एग्जिस्टेंस के अंदर आता है 1966 के अंदर। ये क्या करता है, काफी स्प्रिंग लॉन्च करता है और डिमांड करता है किसका, सॉवरेनिटी स्टेट का, मीजोस का। फिर एक एग्रीमेंट होता है 1976 के अंदर, जहाँ पे एमएनसी और हमारी एक गवर्नमेंट जाती है, यूनियन गवर्नमेंट जाती है, नेगोशिएट करती है इनके साथ। फिर मीजो अकॉर्ड साइन होता है, जहाँ पे बोला जाता है कि देखो भाई ये एक ऐसा अकॉर्ड है, ये एक ऐसी इंसर्जेंसी थी जो एक पेन के साइन करने पर ही खत्म हो गई। मतलब ऐसा ही कि हमने मतलब साइन किया, बोला कि देखो भाई शांति वांति करने का है, तो खत्म हो गई वहीं पे। ये पूरा जो इंसर्जेंसी थी वो रुक गई, एंड हो गई। तो वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई इंसर्जेंसी नहीं है कि अकॉर्ड साइन करा वो खत्म हो गई, नहीं, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी मीजो इंसर्जेंसी, और इजी थी, इनको सौतेलियापन लगा तो इन्होंने डिमांड कर डाली। अब पढ़ते हैं मणिपुर की इंसर्जेंसी। मणिपुर की इंसर्जेंसी है वो स्टार्ट होती है कब, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एंड मर्ज एग्रीमेंट साइन कर देते हैं मणिपुर के महाराजा। अब इसको समझने से पहले इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले एक बार मैं पानी पी लेती हूँ यार, बोलते बोलते मुंह दुख जाता है, प्यास लगने लगती है, गर्मी तो वैसे ही हो गया। यस, देखो भाई, तो मणिपुर की इंसर्जेंसी को समझने के लिए पहले हमको जाना पड़ेगा जब भारत आजाद हुआ था। तो ब्रिटिश लोग जब भारत को छोड़ के जा रहे थे तो बोले कि देखो भाई भारत को आजाद करना है, करना है। बोले कि देखो भाई पाकिस्तान भी आजाद हो गया, ठीक है भाई। बोले इंडिया के अंदर ना दो स्टेट है, एक तो जिनके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल था, एक दूसरा स्टेट ऐसा है जिसके ऊपर हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल था। वो राजा वगैरह वहां पे रूल किया करते थे, इंटरनल मैटर्स को संभालने के लिए, एक्सटर्नल मैटर हम खुद संभालते थे उनका, ठीक है। बोले ठीक है, अब इनको राजा वाले लोगों को क्या करना है, इनको चॉइसेस देनी है। बोले एमसीक्यू वाला खेल खेलना है इनके साथ। बोले क्या, बोले राजा के पास चॉइस लेकर जाओ, बोलो कि उनको अलग से अलग से देश बनाना है तो देश देश बनाए, अगर उनको इंडिया का पार्ट बनना है इंडिया का पार्ट बने, अगर उनको पाकिस्तान का पार्ट बनना है पाकिस्तान का पार्ट बने। तो हर एक राजा स्टेट, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको क्या दी गई, ये तीन चॉइस दी गई। तो ऐसा एक स्टेट था मणिपुर। मणिपुर से भी बोला गया यही तीन चॉइस उनको दी गई। तो यहाँ का जो राजा है वो इंडिया के साथ मर्ज एग्रीमेंट साइन कर लेता है। अब ये चीज लोगों को भाती नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आती, तो मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है महाराजा के
साइन करने के बाद, ठीक है। और इस प्रोटेस्ट को एक कम्युनिस्ट लीडर क्या कर रहे थे, एक तरीके से लीड कर रहे थे। वो आर्म स्ट्रगल कर देते, बोलते हैं कि मणिपुर तो एक अलग से देश बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मणिपुर बनना चाहिए। तो बाद में जब ऐसी बात बोला कि भाई तुम तो इंडिया से बाहर निकलने की बात कर रहे हो, तो ये क्या करता है, म्यांमार के अंदर जाके छुप जाता है 1950s में। और वहीं इनकी क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो इरा वो चौथा मरने के बाद तो भाई ऐसा नहीं है कि इसकी आत्मा आके मणिपुर को अलग से देश बना जाती। नहीं भाई, इनका जो गोल था वो तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन जो बीज थे मणिपुर नेशनलिज्म के, वो आज भी मणिपुर के अंदर डाल दिए गए हैं। मतलब आज भी है, ये सीड्स जो है वो डाल दी गई है। तो काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप आए हैं जो अलग अलग ट्राइब से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो 1960s में उन्होंने डिमांड करी थी ऑटोनॉमी की, स्टेटहुड, होमलैंड की। इंडियन इंसर्जेंसीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट अलग से एक आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लेकर आई थी 1958 के अंदर, जहाँ पे काफ़ी ऑपरेशन वगैरह स्टैब्लिश किए गए थे असम के अंदर। और जितनी भी इंसर्जेंसी थी उनको रोका गया था। अब चलते हैं हिली स्टेट डिमांड के ऊपर। तो हिली स्टेट मूवमेंट, तो ये डिमांड करी जाती है किसकी, अलग से हिली स्टेट की। यहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड, मतलब जहाँ पे ट्राइबल लोग क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे हिली वाले एरिया में। कहाँ पे, असम के अंदर। कौन थी, खासी जनते, गारो, लुशाई हिल, ठीक है। तो ये हिल के जो ट्राइबल लोग थे वो डिमांड करते हैं किसका, अलग से स्टेट का। ये डिमांड था इनका सेपरेशन हिल मूवमेंट की, भाई देखो हमको अलग अलग से एक हिल स्टेट चाहिए। इसको लीड कर रहे थे काफी लीडर, ट्राइबल लीडर, ठीक है। और ये काफी ज्यादा मतलब बढ़ने लगा था। कब, 1950s और 60s में। 1954 के अंदर जो डिमांड थी, ये पूरा कॉन्फ्रेंस जब होती है, जो ट्राइबल लीडर है वो आती है, और हिली ट्राइबल यूनियन फॉर्म किया जाता है 1955 के अंदर। और ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन फॉर्म किया जाता है। ईस्टर्न मतलब ईस्ट का, ईस्ट इंडिया का ट्राइबल यूनियन स्टैब्लिश किया जाता है कब, इजवाल की मीटिंग के टाइम, ठीक है। बाद में 1960s में जो ये इजवाल का मतलब जो इजवाल के अंदर मीटिंग हुई थी, जो यूनियन फॉर्म किया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको रिप्लेस किया जाता है ऑल पार्टी हिल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के अंदर। मतलब पहले तो ईस्ट इंडियन ट्राइबल यूनियन था, अब ये ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस हो गया है। और विलियम संगमा ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इसके फॉर्मेशन के अंदर। क्या नाम है भाई, देखो, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो काफी अलग अलग फैक्टर बताए जाते हैं इनकी डिमांड के ऊपर कि क्यों डिमांड कर रहे हैं हिली स्टेट की। तो पहला एक जो फैक्टर है वो बोला जाता है कि जो ये लैंग्वेज बिल आया है असम की असेंबली के अंदर 1960s में, जहाँ पे असामी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है और थोप दी गई है उसके ऊपर नॉन असामी कम्युनिटीज के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक क्या हो गया है, क्रोध जागरूक हो गया है। तो 1960s में जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और वो ऑफर करते हैं एक स्टॉकेट पैटर्न, कहाँ पे, हिली स्टेट, हिली एरिया के ऑटोनॉमी के लिए। ये रिजेक्ट कर देते हैं हिली लीडर्स जो है, वो इस पैटर्न को रिजेक्ट कर देते हैं, इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो भाई हमको अलग से क्या चाहिए, अपना हिली स्टेट चाहिए। अब उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी थी, वो विजिट करते हैं शिलोंग को कब, 1967 के अंदर। प्रॉमिस करती है कि वो असम को रीऑर्गेनाइज करेगी, मतलब अच्छे से उसको डिवाइड करेगी, जिस स्टेट को चाहिए स्टेट वो स्टेट बना के देगी। एट द रिजल्ट दिसंबर 1969 के अंदर पार्लियामेंट पास करता है 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहां पे क्या करा जाता है, असम को रीऑर्गेनाइज करा जाता है और मेघालय बिल लाया जाता है, जहां पे मेघालय को अलग से एक ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे हमारा मेघालय, जहां पे हिली क्या ट्राइबल्स क्या कर रही थी, अपने डिमांड कर रही थी ऑटोनोमस स्टेट की। कौन सी वो ट्राइब थी, गारो, खासी, जैंतिया और लुशाई हिल, ठीक है भाई। तो ये डिमांड कर रही थी हिली स्टेट की। अब चलते हैं लास्ट प्लेन ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर, बोडो मूवमेंट के ऊपर। तो बोडो मूवमेंट भी आपने पढ़ा होगा बीपीएससी 104 में, तो वही है। तो बोडो क्या है, प्लेन ट्राइब है, कहाँ भी, असम की। वो कौन सी थी, वो हिल ट्राइब थी, जो अभी पढ़ी है ना, वो हिल ट्राइब थी मेघालय वाली। ये कौन है, ये प्लेन ट्राइब है। ये इनकी जो डिमांड है ना, वो ओवर द टाइम उठी रही है, मतलब 2 फेजेस में ये जो मूवमेंट है ये जागरूक हुआ है। पहले तो 1960 से 1979 तक चला था। फिर उसके बाद जब आशू मूवमेंट हुआ, आशू मूवमेंट के बाद चला था, मतलब जो असामा कोड हुआ उसके बाद चला, ठीक है। अब जो डिमांड है स्टेट, सेपरेट स्टेट की, बोडोलैंड की, वो इनिशियल ईयर में उठती है, जहाँ पे बोडो मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट फेज को समझते हैं बोडो मूवमेंट की, जो स्टार्ट होती है 1967 से। यहाँ पे डिमांड कर रहे थे अलग से एक स्टेट की, उदयांचल की। बोले उदयांचल बना के दो, कहाँ पे, असम से निकाल के। तो 1963 के अंदर नागालैंड बना। फिर उसके बाद काफी डिमांड हुई अलग अलग स्टेट की, जैसे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम से निकलने की बात की गई कि देखो भाई असम से निकाल के मेघालय बनाओ, मिजोरम बनाओ, अरुणाचल प्रदेश बनाओ, और नागालैंड तो ऑलरेडी बन चुका था,
ठीक है। नागा इंसर्जेंसी पड़ी ना, तो नागा इंसर्जेंसी के थ्रू नागालैंड तो बन चुका था। ये मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में डिमांड कर रहे थे असम से निकलने की। अब 1972 के अंदर मेघालय भी फॉर्म हो जाता है, अलग से एक स्टेट बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी एक यूटी बन जाते हैं, मतलब वो भी अलग हो जाते हैं असम से। नागालैंड ऑलरेडी एक सेपरेट स्टेट बन चुका था, तो किसकी डिमांड बची? बोडो मूवमेंट की डिमांड बची। बोडो लैंड डिमांड अभी तक गवर्नमेंट ने पिक नहीं करी थी, उन्होंने इस मोमेंटम को उठाया ही नहीं था। अब यहाँ पे जब उनकी डिमांड को उठाया नहीं जाता है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, तो कुछ टाइम बाद ये हमको इरोड होता हुआ दिख जाता है, इनकी डिमांड नीचे दबने लगी थी। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है बोडो ऑटोनोमस मूवमेंट की, कब? 1987 के अंदर। मतलब गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को नहीं लिया तो ये चुप हो गए। फिर दोबारा से बोडो मूवमेंट स्टार्ट होता है, कब? असम अकॉर्ड के बाद। असम अकॉर्ड साइन होता है 1985 के अंदर। अब बोडोस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया एंटी फॉरेन मूवमेंट के अंदर, जिसको लीड कर रहे थे आसू, मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन मूवमेंट। ठीक है। अब ये जो यूनियन था, ये इसको लीड कर रहा था एंटी फॉरेनर मूवमेंट को। अब फिर उसके बाद असम अकॉर्ड साइन किया जाता है। अब असम अकॉर्ड जब साइन किया जा रहा था, तो उनकी कल्चर पॉलिटिकल राइट को, किनसे? बोडोस की कल्चर पॉलिटिकल राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और उन्होंने बोला कि यार हमने तो इतना पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, हमने तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा है एंटी फॉरेनर मूवमेंट के अंदर। अब इसके बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ है, लेकिन असम अकॉर्ड में तो हमारी राइट्स को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। वो तो अब उनको अपनी फीलिंग ऐसे लगने लगा था कि हमारे साथ तो अच्छा ही ट्रीट नहीं किया जा रहा है असम अकॉर्ड में। बोले हमने इतना पार्टिसिपेट करा इस मूवमेंट के अंदर, लेकिन जो क्लोज सिक्स है किसका? असम अकॉर्ड का, वो हमारे कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के तो बिल्कुल अगेंस्ट है। अब संजीव बुआ एक बुक लिखते हैं, इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ, कि इंडिया तो अपने खुद के विरोध में चला गया, जिसमें वो एक चैप्टर है, वी आर बोडोस नॉट असामी। भाई हम कौन है? हम बोडोस है, हम असामी नहीं है। संजीव वह क्लासिफाई करते हैं इनकी डिमांड को अलग अलग कैटेगरी के अंदर। बोले कल्चर, लैंग्वेज, अबाउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट एंड रेसिडुअल डिमांड। इनकी थी कल्चर लैंग्वेज की डिमांड, इनकी थी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट की डिमांड, इनकी थी रेसिडुअल डिमांड। ये बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो अलग है, हम बोडोस है, हमारी लैंग्वेज, हमारा ड्रेस, हमारा फूड, हमारा कल्चर, सब कुछ अलग है, हम असामी से अलग है। वी आर बोडोस नॉट असामी। बोले हम बोडो है, हम असामी नहीं है, हमको मत घोलो किसके साथ? असामी के साथ। अब थर्ड बोडो अकॉर्ड साइन किया जाता है 2020 के अंदर, जहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री जाती है और स्टेट गवर्नमेंट जाती है और बोडो ग्रुप से बात करते हैं, जहाँ पे बोडो टेक्सटाइल एरिया डिस्ट्रिक्ट को रिप्लेस किया जाता है बोडो टेक्सटाइल रीजन के अंदर, जहाँ पे पीटीआर को सारी पावर दी जाती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की। बोले देखो देखो, तुम बोले ना कि वी आर बोडो नॉट असामी, तो लो भाई, तुमको हमने सारी पावर दी थी, तुमको अपना खुद का लॉ बनाना है बनाओ, तुमको एग्जीक्यूट करना है करो, तुमको फाइनेंशियल पावर चाहिए लो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, प्रशासन अपना खुद से चलाना है लो भाई, सारी पावर उनको दे दी गई। असम इस अकॉर्ड के अंदर उनको ऑटोनॉमी दी, उनको पावर दी असम के अंदर ही। बोले असम के अंदर ही रहो और तुमको सारी पावर मिलेगी, लेकिन जो तुम्हारी डिमांड है ना अलग से एक यूटी, अलग से एक स्टेट मांगने की, बोले वो डिमांड पूरी नहीं होगी भाई, तुमको हम पूरा पावर दे रहे हैं एज ए स्टेट, जो तुम्हें पावर मिलेगा वही सारी पावर तुमको असम के अंदर रहकर मिलेगी, तो क्यों अपना अलग से स्टेट होना है ना? बोले क्यों ही अलग होना है, जो सारी चीजें तो हमको मिल गई है। तो पर एनम 250 पर एनम जो स्टेट है वो यहाँ पे खर्चा डालती है, इतना अमाउंट वो डालती है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। सेंटर भी इक्वली कंट्रीब्यूट करती है सेम टाइम पे उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मतलब इनकी जो पूरी डिमांड थी वो तो पूरी हो गई है ना। बोले छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे मिल गए, अब वो किसी के मिले वो क्या है ना, स्वाद तो एकदम बढ़िया मिला है, तो वही है। तो इनका सारी पावर इनकी डिमांड को उठाया गया है और लिया गया है। तो यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। श्री राधे राधे। अगर कुछ भी कोई दिक्कत है, कोई प्रोग्राम क्यों बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम, पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, राधे राधे। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस नहीं कराया जाएगा तो आप बहुत बड़े वहम में हो। मैं रातों में आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकती हूँ, लेकिन अब यार अभी मेरा खुद का भी प्रॉब्लम समझो भाई, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, ठीक है। और लेकिन ये बात है कि अगर एग्जाम से पहले नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम से पहले तो मैं करवा ही दूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक पी वाई क्यू सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा।
ठीक है? जितना भी बचा हुआ है ना सब्जेक्ट, ये बीपीएससी 1042 और जितना भी कराया हुआ है, जो बीच-बीच में छूटे हुए हैं, बीपीएससी 143 छूटा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट वाला छूटा हुआ है, एक बुक उसको भी कराऊँगी, ठीक है? बीपीएससी 144 वो भी कराऊँगी। तो मतलब 2-3 सब्जेक्ट बचा हुआ है, वो पूरा करा दूँगी। मतलब एक सब्जेक्ट तो पूरा बचा हुआ है और 2 सब्जेक्ट आधे-आधे बचे हैं, वो करा दूँगी और बीपीएससी 111, 12, 13 का मैं अभी पीपीटी बना रही हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, वो जब तक पूरा कंप्लीट होता है, वो भी मैं करा पढ़ा दूँगी आपको यूट्यूब पे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका काम है मेरे को सुनना और उस पीपीटी को अच्छे से रीड करना। क्लास की एक-एक पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करो, खुद से पढ़ो। मेरी बातें कान में आपके जाएँगी लेकिन दिमाग में नहीं जाएगी। कितना याद कर लो, कितना ही समझ लो, लेकिन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है? बुक्स बहुत ज़्यादा आपके लिए हैवी हो जाएगी अब एग्ज़ाम टाइम पे, तो इसलिए क्या करना है, पीपीटी उठाओ क्लास की, जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, उसकी पीपीटी जाके टेलीग्राम से उठा के खुद से पढ़ना है। खुद से 3-4 बार पढ़ोगे तो चीज़ें मेमोराइज़ रह पाएगी, याद रह पाएगी और तभी लिख पाओगे। अगर एक बार वीडियो सुन के और काम खत्म, ऐसे काम खत्म नहीं होता। चीज़ें नहीं याद आएगी भाई, नागा क्लब कब बना? भूल गए। बीसो इंसर्जेंसी क्या थी? एकदम दिमाग में से निकल गई है। हिली स्टेट मूवमेंट भाई याद ही नहीं आ रहा है। कौन सी हिली ट्राइब डिमांड कर रही थी? एक बार सुना है बस आपने, खुद से नहीं पढ़ा है। खुद से पढ़ोगे फिर जैसे मैं रिवाइज करा रही थी ना कि नागा क्लब 1918 के अंदर फॉर्म हुआ, फिर वही नागा क्लब एनएनसी के अंदर कन्वर्ट में हो जाता है ना 1929 के अंदर, फिर सिमन कमीशन के टाइम पे वो डिमांड करते हैं, फिर वही क्या करते हैं अलग से रिपो पिंजो वो फिर डिमांड करते हैं सॉवरेन स्टेट का, फिर वो असम अकॉर्ड, असम नहीं अकबर हयाद्री अकॉर्ड साइन होता है। वही चीजें अब ऐसे याद होगी जब खुद पढ़ोगे, मैंने भी तो खुद पढ़ा है ना तभी याद हुआ है, तो ऐसे ही पढ़ना है। तो मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी, सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट, जय श्री राधे राधे।